हेलो 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 जी, नमस्कार। की हाल चाल मेरे शेरों और शेरनियों, कैसे हो आप लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में। और मैं हूँ आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, यार स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो वन शॉट मैंने डाला था वो बहुत ही मस्त गया। ठीक है, आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ चैनल पे जाके देख लो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वन शॉट डल गया है। अब मैम, हमने वन शॉट तो कर लिया, कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बेसिक्स कैसे करेंगे, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसको हम आंसर कैसे करेंगे? तो यार उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे ना बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब कि बहुत सारे MCQ भी और थ्योरी भी, दोनों वाले क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो यार आज की वीडियो उसी पे होने वाली है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अपना पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना, ताकि यार जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिखे ना, आप उसको एक कॉपी में नोट कर लो। तो जब भी आपका एग्जाम आएगा तो आप क्या करोगे, उस कॉपी को उठाना, इसको रिवाइज करना और बस आपका हो जाएगा रिवीजन। बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस है बेटा यहाँ पे, वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, जिस फॉर्मेट में एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, क्या पूछ सकता है, बेसिक चीज़ें, वो सब मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो यार जल्दी से शुरू करते हैं आज का सेशन। फटाफट से सेशन को करेंगे लाइक और मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे कि मैम हमने सारे क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच रिटेन्स इट्स प्रॉपर्टी इज। कोई भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट, कोई सा भी एलिमेंट है उसका सबसे छोटा पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोल रहा है। आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। अच्छा बेटा, एक बात सुनो, जब मैं आपको, देखो आंसर तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ट्राई करना कि मुझसे पहले आप आंसर दो और उसके बाद चेक करना कि क्या आपने सही आंसर दिया है। समझ गए? जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आया, ये वाला क्वेश्चन आया, अब पहले आप आंसर रेडी रखो, अपना आंसर रेडी रखो। उसके बाद जो भी मैं आपको आंसर बताऊंगी चेक करना, और उसके बाद मुझे कमेंट डाउन करके बताना कि मैम अभी ना कम से कम 20 to 30 क्वेश्चन है इसमें MCQ वाले। तो मुझे ना कमेंट डाउन करके सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी लोग मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे कि 30 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, 30 में से आपको कितने मार्क्स आए हैं वो आप मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। तो चलो ईमानदारी से खेलेंगे। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच रिटेन्स इट्स प्रॉपर्टी इज, क्या होता है? मॉलिक्यूल है, एटम है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन। देखो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है बेटा कोई भी एलिमेंट का, वो क्या होता है? वो होता है एटम। ठीक है, वो क्या होता है? एटम होता है, बहुत छोटा पार्टिकल। चलो ये क्वेश्चन जो है ना कि किसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, किसने प्रोटॉन डिस्कवर किया, न्यूक्लियस, ये बहुत सारी चीज़ें, किसने आपका और क्या क्या चीज़ें, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब किसने डिस्कवर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन? बताओ। रदरफोर्ड, डाल्टन, जे थॉमसन या फिर चैडविक। अगर आपने क्लासेस अटेंड करी होंगी नीव की भी, और अगर आपने वन शॉट भी देखा होगा, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जे थॉमसन जो थे, उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे उन्हें पता चला था कि इलेक्ट्रॉन नाम की भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, तो जो जे थॉमसन थे बेटा, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। उन्होंने कैथोड रे के माध्यम से, कैथोड रे के जरिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन जो भी है, इलेक्ट्रॉन, उन्होंने देखा कि यार नेगेटिव कुछ तो चार्ज है, कुछ ऐसा चार्ज है जो ऑपोजिट है, मतलब पॉजिटिव के ऑपोजिट नेगेटिव कुछ चार्ज कैरी कर रहा है, तो उन्होंने उसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ठीक है, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब बताओ क्या होगा? बहुत सिंपल है यार, पता है ये इतने इजी क्यों लेके आई हूँ मैं, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। हार्ड वाले भी आएंगे आगे, थ्योरी वाले भी आएंगे, लेकिन क्या होता है जब हमको बेसिक क्लियर होता है ना यार, हमारे दिमाग में, मैं आपको ना इसकी इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगी, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दूंगी कि आप बोलोगे कि मैम हमको बहुत ही बढ़िया तरीके से आ गया, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया है। ठीक है, चलो, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, न्यूट्रल होगा या डबल पॉजिटिव होगा? तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमेशा नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। ठीक है, प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। अब
प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? इलेक्ट्रॉन की तो हमने पढ़ ली, इलेक्ट्रॉन की किसने करी थी? जे थॉमसन ने करी थी। प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, तुम लोगों को पता है आंसर क्या है? कौन है कौन है कौन है? गोल्डस्टीन। ठीक है, प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन को। चलिए, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, मैंने सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सारे इसमें मैंने डाले हैं क्वेश्चंस ताकि आपको आ जाए। ठीक है, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, बताओ जल्दी से, रुदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन या मोस्ली? किसने डिस्कवर किया था? तो न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। ठीक है, द न्यूक्लियस ऑफ एटम कंटेन, अब ये जो आपका ये जो एटम है इसके बीच में न्यूक्लियस है, सही है, ऐसे पढ़ा था। तो इस न्यूक्लियस में कौन रहता है बेटा? इस न्यूक्लियस में कौन रहता है? हमने ये पढ़ा कि न्यूक्लियस के आजू बाजू एक सर्कल रहता है, एक सर्कुलर पाथ रहता है जिसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, सही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे आ गए, अब कौन बचा? ये सेंटर में न्यूक्लियस में कौन रह रहा है? बताओ जल्दी बताओ, न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, जो आपका न्यूक्लियस है बेटा उसमें कौन रहता है? एक तो प्रोटॉन रहता है और कौन रहता है? न्यूट्रॉन भाई साहब भी रहते हैं। तो ये दोनों ना, ये दोनों कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस मतलब सेंटर ऑफ द एटम में रहते हैं। एटम के मतलब जो एटम है उसका सर्कुलर पाथ में कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। सेंटर में कौन है मैम? सेंटर में है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ, जो भी एटॉमिक नंबर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ? एटम का नंबर, हमने पढ़ा था क्लास में, हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर पढ़ा है, मास नंबर पढ़ा है। तो क्या होता है एग्जैक्टली एटॉमिक नंबर? तो बेटा एटॉमिक नंबर जो है ना, एटॉमिक नंबर हम क्या बोलते हैं कि यार नंबर ऑफ, हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड लिख दो, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल एटम। ठीक है, प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल एटम। अगर एक न्यूट्रल एटम की बात करें, अगर एक न्यूट्रल एटम की बात करें तो उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर। लेकिन स्पेसिफिकली हम सिर्फ बात करते हैं प्रोटॉन्स की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो चेंज होते रहते हैं ना। अगर कोई भी एटम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो जाएगा ना, लेकिन प्रोटॉन फिक्स रहता है। ठीक है, तो हम क्या बात करते हैं कि कोई भी एक न्यूट्रल एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस पर डिपेंड करेगा हमारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर वो हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं इसमें। ओके, अब बताओ मास नंबर। मास नंबर क्या होता है बेटा? मास नंबर बताओ। अगर मैं मास नंबर की बात करूं तो मास नंबर को हमने क्या पढ़ा था? बताओ जल्दी से। टोटल नंबर ऑफ, क्या पढ़ा था? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहाँ रहते हैं बेटा? मैम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में रहते हैं। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं। तो ये भाई भाई का सम, ठीक है, का सम क्या हो जाएगा? मास नंबर। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के क्या हो जाता है? मास नंबर बनता है, मास नंबर बनता है। क्लियर है आपको ये चीज़ें? क्लियर है, ठीक है। आइसोटोप्स हैव, आइसोटोप्स क्या होते हैं? सबसे पहले यहाँ देखो, आइसोटोप्स क्या होते हैं। मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी इसलिए समझाती जा रही हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा बेटा बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर आपने वीडियो बहुत अच्छे से देखा ना तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे सा जो भी आप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप उसको आंसर कर सकते हो। ऐसी स्पीशीज होती हैं बेटा जिनका जो दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर, ओके, दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट दे हैव डिफरेंट मास, दे हैव डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर क्या होता है बेटा? इनका डिफरेंट होता है, डिफरेंट मास
नंबर, ओके, डिफरेंट मास नंबर। एग्जाम्पल, दो भाई हैं, ठीक है, दो भाई हैं, दोनों क्या हैं, ट्विंस हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, दो भाई हैं, ये कार्बन है, ये कार्बन, देखो ये जुड़वा है, ट्विंस हैं, दोनों का बर्थडे 6 तारीख को आता है, 6। एटॉमिक नंबर दोनों का 6 है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, 6 है, तो मैंने यहाँ पे 6 लिखा। अब लेकिन भले ही दोनों ट्विंस है, लेकिन उनके वजन में थोड़ा डिफरेंस है। इस वाले का वजन जो है, इस वाले का जो मास है बेटा वो 12 है, इसका क्या है 13 है, इसलिए इनको हम क्या बोल देंगे, आइसोटोप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स, समझ गए। तो दो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा, सेम है। ये देखो नीचे हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या लिखते हैं, मास नंबर। ऊपर क्या लिखेंगे, मास नंबर, सही है। तो यार नीचे एटॉमिक नंबर आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, मास नंबर। तो यहाँ पे ये क्या हो गए, आइसोटोप्स हो गए। क्या हो गए, आइसोटोप्स हो गए। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि आइसोटोप्स हैव सेम। आइसोटोप में सेम क्या होता है, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है आइसोटोप्स में। अब बात करते हैं आइसोबार्स की। अब बात करते हैं बेटा आइसोबार की। आइसोबार, ठीक है, आइसोबार क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, जिनका सेम मास नंबर होता है, जिनका क्या, सेम मास नंबर होता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं क्या, आइसोबार। क्या बोलेंगे बेटा, आइसोबार। अब मैम एग्जाम्पल दे दो, एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल दे दो ताकि हमको समझ में आ जाए कि आइसोबार्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं अपन, किसकी बात करेंगे, कार्बन। ठीक है, कार्बन है और उसका एक दोस्त है नाइट्रोजन। कार्बन है और उसका एक दोस्त है बेटा कौन, नाइट्रोजन। ठीक है, उसका एक दोस्त है नाइट्रोजन। दोनों का जो वजन है, ये कार्बन भाई है और इसका दोस्त नाइट्रोजन है, इन दोनों का वजन क्या है, सेम है 14 है इसका भी और इसका भी क्या है 14 है। लेकिन दोनों का बर्थडे अलग अलग डेट पे आता है, इसका आता है 6 पे और इसका आता है 7। समझे। तो यार देखो दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट हो गया। यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, नीचे क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं। ठीक है, नीचे क्या लिखते हैं अपन, एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मासेस, मास नंबर लिखते हैं ऊपर। ठीक, तो यहाँ देखो मास नंबर दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया, और यहाँ देखो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। उनको बोलते हैं आइसोबार्स। उनको क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। तो आइसोबार्स हैव सेम व्हाट, सेम मास नंबर। मास नंबर सेम होता है आइसोबार्स का। ठीक है, मास नंबर सेम होता है आइसोबार्स का। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ। अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब लिया, उसमें कैथोड एक रे पास करी। ठीक है, कैथोड रे पास करी जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, स्ट्रेट लाइन में पास हो रही है। लेकिन जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में लाया गया तो वो डिफ्लेक्ट हो रही थी पॉजिटिव की तरफ। तो हमें ये पता चल गया कि यार उस कैथोड रे में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैथोड रेज जो होती है बेटा वो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनती हैं। अब अल्फा पार्टिकल, अल्फा रे वाला एक्सपेरिमेंट किसने किया था, रुदरफोर्ड ने किया था। रुदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो जो अल्फा रे पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो हीलियम न्यूक्लियाई के बने होते हैं। हीलियम का मतलब क्या हुआ, किसके बने होते हैं, हीलियम एलिमेंट है, हीलियम न्यूक्लियाई के बने होते हैं। ठीक है, रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट। रुदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो उसने क्या प्रूव किया, एटम इज इंडिविजिबल, एटम इज सॉलिड स्फीयर, एटम कंटेन्स न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी। तो जो उनका एक्सपेरिमेंट था उससे हमें ये पता चला था कि यार बहुत सारी रेज क्या हो रही है, सीधे पास हो रही हैं, कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो हमें ये पता चला कि यार सेंटर में कुछ डेंस स्मॉल चीज़ है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। रुदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी करी थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज।
अब रुदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया बेटा, रुदरफोर्ड ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था उससे अल्फा रे जो पास हुई, ठीक है, तो कुछ क्या हो गया, मैंने बताया अभी आपको, कुछ रे स्कैटर हो गई, ऐसे स्कैटर हो गई धीरे धीरे, कुछ डिफ्लेक्ट हो गई अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ मतलब 12,000 में से सिर्फ एक कोई ऐसी रे थे जो वापस चली गई। ये उनके ऑब्जर्वेशंस थे, ये उनके ऑब्जर्वेशंस थे। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कंक्लूड किया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम जो है इज एम्प्टी, खाली है। जितना स्पेस, मतलब बहुत सारा स्पेस ऐसा है एटम के अंदर जो कि खाली है, भरा हुआ नहीं है, ठीक है। बताओ, बोहर्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर, बोहर्स मॉडल जो था बेटा, उन्होंने बहुत बढ़िया सा मॉडल दिया, बोहर ने बहुत अच्छा मॉडल दिया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल था जो कि हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन जैसी दिखती हैं, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसी दिखती हैं। तो सब बोहर्स मॉडल जो था बेटा, इट इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीशीज। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल इज, अब ना यहाँ देखो इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला चाहिए होता है, 2n², और n क्या है, नंबर ऑफ शेल, ठीक है। n क्या है यहाँ पे, स्मॉल n क्या है बेटा, ये वाला स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ शेल। कौन से शेल पे हो आप, वो रिप्रेजेंट करता है, कौन से शेल पे हो आप, वो रिप्रेजेंट करेगा। सबसे ये देखो न्यूक्लियस है, ये एक शेल, 2 3 4, तो ये वाली होगी बेटा के शेल, ये L है, ये M है, ये N है, ठीक है, KLMN। सबसे फर्स्ट वाली कौन सी है, के शेल है, तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगी, 1 रख दूँगी, ठीक है बेटा, रख दो। तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 2। इसीलिए फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं। आपने सुना होगा ना कि जो फर्स्ट शेल होती है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा अकॉर्डिंग टू जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं कि यार एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो बेटा 2 ही आ सकते हैं, ठीक है। तो यार के शेल में कितने आ सकते हैं, 2, क्लियर है। के शेल में कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल, एल शेल के लिए निकालो बेटा, एल शेल के लिए निकालो, कितना आएगा, 2n² से निकालेंगे, 2n² से निकालेंगे, n की वैल्यू क्या रख देंगे, देखो ये आपका न्यूक्लियस है, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये m है और ये n है, ऐसे करके सो ऑन, ठीक है। तो ये k, l, m, n, l का मतलब क्या हो गया, सेकेंड शेल की बात करें, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, तो 4 × 2 = 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं किसमें, एल शेल में, ठीक है। अब जल्दी से आप m और n के लिए भी निकाल लो, जल्दी से आप m और n के लिए भी निकालो, यहाँ पे निकालते हैं, चलो अपन निकालते हैं, किसके लिए, m के लिए निकाल रहे हैं बेटा, ठीक है, m के लिए निकालते हैं। तो 2n², m मतलब मैम, m का मतलब थर्ड वाला शेल, थर्ड वाला, तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, तो m शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, मैक्सिमम। ऐसी बेटा अगर मैं n शेल का निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 का स्क्वायर कितना होगा, 2 × 4 = 16, 16 × 2 = 32, तो n शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, समझ गए। तो k में 2 इलेक्ट्रॉन्स, l में 8 इलेक्ट्रॉन्स, m में 18 इलेक्ट्रॉन्स और n में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जो हमें साइज और शेप बताता है ऑर्बिटल की, बेटा उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, n से रिप्रेजेंट किया जाता है। शेप ऑफ ऑर्बिटल इज डिसाइडेड बाय, अभी बताया मैंने आपको, जो शेप और साइज होता है बेटा वो कौन डिसाइड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, मतलब कि n डिसाइड करता है। n का मतलब क्या हुआ, n का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ देखा ना अभी अपन ने, यहाँ देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, और यही डिसाइड करता है क्या, यही डिसाइड करता है कि यार आपका जो ऑर्बिटल है उसका शेप और साइज क्या होगा, ठीक है, तो उसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखो s ऑर्बिटल, जो आपका s ऑर्बिटल है बेटा उसका शेप क्या होता है, तो यहाँ देखो s ऑर्बिटल
एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल। क्या होता है? स्फेरिकल शेप होता है। स्फेरिकल शेप होता है एस ऑर्बिटल का। ठीक है, क्लियर है? चलिए, पी ऑर्बिटल का शेप बताओ। पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? तो अगर मैं बात करूं पी ऑर्बिटल की, तो बेटा पी ऑर्बिटल का होता है डंबल शेप। देखो ऐसा, इन्फिनिटी टाइप साइन बना दो उसका, डंबल शेप है, डंबल ना, डंबल शेप है ऐसा। तो पी ऑर्बिटल हैज डंबल शेप, डंबल शेप होता है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द पी सबशेल इज, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द पी सबशेल। तो पी सबशेल में हम कैसे बनाते हैं? पी सबशेल में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स। जो पी होता है ना, देखो पी एक्स, पी वाई और पी जेड, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द पी सबशेल इज 3। ठीक है, क्लियर है? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर मैं बात करूं तो देखो, एक हमने एक्स एक्सिस पे बना दिया ऐसा, एक वाई पे बना दिया और एक जेड पे बना दिया ऐसा। ठीक है, एक एक्स वाला, एक वाई और एक जेड। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑर्बिटल आर, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2। एक ऑर्बिटल में, जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे एस लिखा, ठीक है, तो यहाँ देखो ये ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल से डिनोट करते हैं, कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में आ सकते हैं, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या बोला था? पॉली ने क्या बोला था? देखो एक बार अपन पढ़ते हो, ऑप्शन पढ़ो एक बार। इलेक्ट्रॉन्स फिल लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स फर्स्ट। सेकेंड ऑप्शन है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम 4 क्वांटम नंबर्स। ऑर्बिटल्स, थर्ड ऑप्शन है ऑर्बिटल्स आर फिल्ड सिंगली फर्स्ट। लास्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या बोला था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जब एक ऑर्बिटल में रहते हैं तो उनकी स्पिन सेम नहीं हो सकती। ठीक है, उनकी स्पिन जो है सेम नहीं हो सकती, ऐसा सेम नहीं हो सकती बेटा, ऑपोजिट स्पिन के ही होने चाहिए, ऑपोजिट स्पिन के ही होने चाहिए। और इसका मतलब ये हुआ कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया। मतलब नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम 4 क्वांटम नंबर। ठीक, हुर्न्स रूल स्टेट्स दैट, हुर्न्स रूल क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स फर्स्ट, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स फिल फर्स्ट, डीजेनरेट ऑर्बिटल आर सिंगली ऑक्यूपाइड फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट स्पिन। ठीक है, तो देखो बेटा, हुर्न्स रूल ने ये बोला कि यार जब हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, जैसे कि मैं पी की बात करूं, ठीक है, जब मैं पी की बात कर रही हूँ, यहाँ देखो ऐसा, तो क्या कैसे 2 टाइप से भर सकते हैं? एक तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बताओ मैम? टोटल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं, सही है। तो यार मैं कैसे भर सकती हूँ? ऐसा 1 2 3 4 ऐसे करके भर सकती हूँ, 5 6। बेटा ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं भरना है। कैसे भरेंगे फिर? अपन को ये देखना है कि यार हर ऑर्बिटल में, ये ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल फिल्ड हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल फिल होना चाहिए, उसके बाद हम उसको पेयर अप करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? पेयर अप करेंगे, समझ गए? तो ये सही तरीका है फिल करने का, ऐसे नहीं फिल करते। अगर मुझे ऐसे फिल करना है तो सबसे पहले मैं सिंगल, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने पास, तो अपन कैसे फिल करेंगे? देखो इसको ध्यान से, यहाँ पे पी है, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ये सही तरीका है 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का अकॉर्डिंग टू हुर्न्स रूल। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड फर्स्ट, पहले एक ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा, उसके बाद फिर वो पेयरिंग करेंगे, उसके बाद फिर वो क्या करेंगे? पेयरिंग पे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज, अब देखो ये हमें ऑफबॉ प्रिंसिपल ने बताया था। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? मैम ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 होता है, सही है, 8 होता है ना। तो यहाँ देखो 8 लिख दिया। अब 1s2 2s2 2p कितना आ जाएगा? 1 2 3 4
5 6 7 8 4। ठीक है, ये अपन ने क्लास में बहुत अच्छे से सीखा है, बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज कितना हो जाएगा 2,4। ठीक है, अच्छा इन्होंने ना वैसे वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं दी, वरना ये ऐसे देते। तो इसको अपन और कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं शेल के अकॉर्डिंग। देखो फर्स्ट वाले शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? फर्स्ट वाले शेल में मैम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आप कितने बचे मैम? बाकी तो 6 बचे, 6 बच गए तो यहाँ भर दो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो कितने आ गए 2,6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अगर अपन ऑर्बिटल्स लिखेंगे, सबशेल्स लिखेंगे तो ये आ जाएगी 1s2 2s2 2p4। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या शेल्स के अकॉर्डिंग भरा है 2,6। विच क्वांटम नंबर डिसाइड्स ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल? ओरिएंटेशन कौन सा क्वांटम नंबर डिसाइड करता है? देखो जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो साइज डिसाइड कर लेता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका एजोमेथल क्वांटम नंबर होता है बेटा वो क्या डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है ओरिएंटेशन। ठीक है, वो क्या डिसाइड करता है? सॉरी, आपका ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ना वो क्या डिसाइड करता है? ओरिएंटेशन डिसाइड करता है। ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन डिसाइड करता है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोहर ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन, जो भी एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की किसमें? बोहर ऑर्बिट में, वो किस पे डिपेंड करती है? शेप पे, साइज पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर स्पिन। तो जो भी एनर्जी थी बेटा बोहर ऑर्बिट ने जो बताया कि यार जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन। और जो बोहर ऑर्बिट था, बोहर ऑर्बिट जो था बेटा वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करता है? कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ठीक है, तो उनकी जो एनर्जी है बेटा वो किस पे डिपेंड करेगी? बताओ किस पे डिपेंड करेगी? किस पे डिपेंड करेगी? उनके स्पिन पे। ठीक है, स्पिन पे डिपेंड करेगी। क्लियर है? सॉरी, स्पिन पे नहीं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि शेल्स की बात हो रही है ना, शेल्स की बात हो रही है। डी ब्रॉगलीज प्रपोज्ड डुअल नेचर फॉर, डी ब्रॉगली ने जो डुअल नेचर प्रपोज किया था वो किसके लिए प्रपोज किया था? बताओ किसके लिए उन्होंने बोला था कि किसका डुअल नेचर होता है? बताओ, मैटर का डुअल नेचर होता है। ठीक है, मैटर का डुअल नेचर होता है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है बेटा, एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम हम नहीं बता सकते। मतलब कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भाई वो कहाँ है, एग्जैक्टली कहाँ पे है वो, और मोमेंटम कितनी स्पीड से वो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन बहुत ही रैंडम तरीके से ऑर्बिटल में घूम रहा है। अब वो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, हम बता ही नहीं पाएंगे। एक बच्चा इधर उधर भाग रहा है, इधर उधर, एक बच्चा है वो इधर उधर भाग रहा है, बहुत तेज भाग रहा है, तो हम ये नहीं बता पाएंगे ना कि एग्जैक्टली इस टाइम पे यार वो किसकी, मतलब क्या पोजीशन है उसकी और कितना मोमेंटम पे वो भाग रहे हैं। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन के केस में भी ऐसा है। तो यहाँ पे ये क्या बोला था इन्होंने, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बोला था कि पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी। समझ गए? क्लियर है आपको ये चीज़? बताइए, क्या आपको ये चीज़ क्लियर है अच्छे से? ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट, दैट इज थ्योरी वाले क्वेश्चंस पे। ये आपको पूरे प्रॉपर फ्रेम करके इसलिए दिया मैंने ताकि एग्जाम में अगर आएगा, जो कि आएगा ही, डेफिनेटली आएगा, है ना, आपके क्लास 11th में जब एग्जाम होगा आपको पूछा जाएगा ना, तो आपको एकदम प्रॉपर फ्रेम्ड करे हुए आंसर दिखे। आप इसको एज इट इज़ अपनी कॉपी में नोट कर लो, एज इट इज़ अपनी कॉपी में चिपका लो बेटा, और इसी को रिवाइज करना। ठीक है, एक्सप्लेन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। देखो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले ये थ्योरी किस में दी थी बेटा? 1808 में दी थी। उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए, कुछ पॉस्टुलेट्स क्या है उनके, देखो पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल एटम। मैटर जो है वो ऐसे पार्टिकल्स बना है, ऐसे एटम से बना है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल एटम। ठीक है, फर्स्ट उन्होंने ये बोला।
सेकेंड उन्होंने क्या बोला कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट मतलब कि जैसे कार्बन है, कार्बन है तो इन ये दोनों एलिमेंट्स हो गए, ये क्या है बेटा, ये एलिमेंट है, तो इनके जो एटम्स होंगे, इनके जो एटम्स है, जो भी एटम्स है इनके, ये एटम्स बना दिए, ठीक है, इनका भी, इसका भी एटम होगा ना, ठीक है, क्योंकि एटम्स ही तो मिलके बना है, ये एटम्स ही तो मिलके बना है। तो बेटा इनका जो भी एटम है इनका क्या होने वाली है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होने वाली है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, और क्या होने वाला है, आइडेंटिकल मास। समझ गए? उन्होंने ये बोला कि यार एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। क्लियर है? ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट, ये देखो डिफरेंट एलिमेंट की बात करते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड प्रॉपर्टीज, इनकी मास और प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इनकी जो मास है और प्रॉपर्टीज है वो क्या है, वो डिफरेंट है। समझ गए? वो क्या है, डिफरेंट है। अगर सेम एलिमेंट है तो उसका जो मास है, उसका जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होगी, लेकिन जो डिफरेंट एटम्स है उनकी मास और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। सिंपल स्टेटमेंट है ये, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है ना बेटा अगर, तो वहाँ पे कोई एटम ना तो बन रहा है ना तो वो बिखर रहा है, सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। देखो मैं हमेशा आपको एग्जांपल देती हूँ ऐसा वाला कि अगर मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे बनाया मैंने ऐसे 5 बॉल्स, ठीक है, मैंने 5 बॉल्स बनाए। अब इनकी रिएक्शन करवाई बेटा, इनकी क्या करवाई, रिएक्शन करवाई, तो ये बॉल्स कुछ इस तरीके से अरेंज हो गई, ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये क्या हो गया बेटा, रीऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये देखो 1 2 3 4 और यहाँ पे ऐसा 5, तो सब में क्या है, 5 बॉल्स हो गई ना। देखो उसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि यार एटम्स जो है ना वो कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं, मतलब एलिमेंट्स जो हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं, H2O बना रहा है मिलके, कार्बन और ऑक्सीजन CO2 बना रहा है मिलके। तो ये क्या हो गया कि यार एलिमेंट कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में और कंपाउंड्स बनाते हैं। ये थे डाल्टन के पोस्टुलेट्स, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लो कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट है ये। सेकंड वाला क्या बोला कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टी। फिर क्या बोला कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड प्रॉपर्टीज। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, और एटम कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स, टू फॉर्म कंपाउंड। समझ में आ गया, टू फॉर्म कंपाउंड्स। अब इसके मेरिट्स क्या क्या थे, इसके एडवांटेजेस क्या क्या थे। तो आपका जो डाल्टन थे, डाल्टन जो थे उन्होंने एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उन्होंने एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ठीक है। उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्सप्लेन किया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन एक्सप्लेन किया था। 2 ये चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन करी थी और उनकी लिमिटेशंस थे कुछ। यार ये जो थ्योरी बनाई उन्होंने, जो आपके डाल्टन ने थ्योरी बनाई, उसमें काफ़ी अच्छी बातें लिखी, लेकिन आप सोचो जो आज के टाइम पे हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं ना। लेकिन डाल्टन ने क्या बोला था, डाल्टन ने ये बोला था कि एटम को तो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं बन सकता है। समझ गए कि उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, डिवीजन नहीं हो सकता। तो यार ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। तो उन्होंने लिमिटेशन यही थी कि बेटा डाल्टन ने ये समझा नहीं पाए थे कि एटम्स आर डिविजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम भी डिवाइड हो सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल में, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और आइसोटोप्स और आइसोबार्स, अभी अपन ने देखा ना, आइसोटोप्स और आइसोबार्स देखे थे अपन ने कि यार ये कार्बन है, इसका सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मासेस हो गए। लेकिन डाल्टन ने क्या बोला, डाल्टन ने क्या बोला कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। उन्होंने ये बोला कि इन दोनों का प्रॉपर्टीज भी सेम है, मासेस भी सेम है, लेकिन इनके देखो मासेस तो अलग हो गए। तो उन्होंने आइसोटोप्स और आइसोबार्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। डाल्टन ने आइसोटोप्स और आइसोबार्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। समझ गए? ये आप ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका बहुत बढ़िया तरीके से और अपनी कॉपी में नोट कर लेना बेटा प्लीज़, ठीक है। ओके चलिए
डिस्क्राइब जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो हमको ये पता है कि जे थॉमसन जो है उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। अभी कैसे किया उन्होंने, वो एक्सपेरिमेंट हमको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले जे थॉमसन परफॉर्म्ड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट यूजिंग कैथोड रेज। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट यूजिंग कैथोड रेज, कुछ इस टाइप का कैथोड रे होता है बेटा। यहाँ पे एक कुछ वैक्यूम लगा रहता है, यहाँ पे ऐसा, ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ पे स्क्रीन लगाई उन्होंने। यहाँ से उन्होंने क्या किया, कैथोड रे को पास करी, यहाँ से कैथोड रे पास करी। ठीक है, यहाँ से क्या किया उन्होंने, कैथोड रे पास किया। देखो क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड। जो रेज है बेटा वो कहाँ जा रही हैं, कैथोड से कैथोड टू एनोड की तरफ जा रही हैं, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं। रेज मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। अब क्या हुआ बेटा, जब यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगाया गया तो पता है क्या हुआ, ये रे रिफ्लेक्ट कर रही थी, डिफ्लेक्ट कर रही थी। कैसे डिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। तो जब ये रे जा रही थी ना, ये रे जा रही थी, जो ये रे पता है ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, है डिफ्लेक्ट हो गई, ये रे ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। मतलब पॉजिटिव के साइड क्या हो गई, झुक गई, पॉजिटिव के साइड क्या हो गई, झुक गई। और ये रेज फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर रही थी, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर रही थी। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि यार कैथोड रेज, जो ये वाली रे है, ये कैथोड रे, इसमें क्या है, कुछ तो ऐसा पार्टिकल है जो कि इसके तो ऑपोजिट होगा। क्योंकि यार अगर इससे रिपेल कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, मतलब इक्वल इक्वल वाले जो एकदम सेम सेम वाले वो रिपेल करते हैं और ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, है ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। तो बेटा कैथोड रे में हमें ये पता चला कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए, दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखो, इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक देखो। चार्ज क्या है, चार्ज है मैम -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम मास की बात करें तो मास कितना है बेटा, मास है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ठीक है, ये मास है इलेक्ट्रॉन का। तो इन्होंने ये डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने ये चीज़ें डिस्कवर करी थी। ओके, चलिए एक्सप्लेन गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट फॉर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब गोल्डस्टीन ने क्या किया, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया जिसमें उन्होंने परफोरेटेड कैथोड लिया। क्या लिया, परफोरेटेड कैथोड लिया। उनके ऑब्जर्वेशंस क्या थे बेटा, उनके ऑब्जर्वेशंस ये थे कि जो रेज है, जो रेज हो रही है ना, जो रेज निकल रही है, रेज मूव ऑपोजिट टू कैथोड रेज। जो कैथोड रेज थी उसकी जस्ट ऑपोजिट मूव कर रही है, जस्ट ऑपोजिट मूव कर रही हैं। तो इस रेज, इन रेज में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि हमने तो ये देख लिया था ना कि यार कैथोड में क्या है, कैथोड रेज में क्या था बेटा, नेगेटिव चार्ज था। कैथोड रे में क्या था, नेगेटिव चार्ज था। इसलिए हमने ये देखा कि ये वाली जो रे थी इसमें क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को उन्होंने क्या बोल दिया, प्रोटॉन। यहाँ से नाम क्या आ गया बेटा, प्रोटॉन नाम आ गया। प्रॉपर्टीज देखो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पे जो आपका प्रोटॉन का जो होगा ना वो चार्ज, वो भी क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस कितना था, 19 नहीं था, हाँ 19 सही है, -19 कूलम। ठीक है, प्लस पे आ जाएगा, ये चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस पे आएगा, प्लस में आएगा चार्ज। ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज़ है। ठीक है, एक्सप्लेन चैडविक्स एक्सपेरिमेंट फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अभी चैडविक ने क्या किया, उन्होंने क्या किया था बेटा कि ना एक बॉम्बार्डमेंट किया था। ठीक है, बेरिलियम का बॉम्बार्डमेंट किया था विद अल्फा पार्टिकल्स। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि यार न्यूट्रल रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, न्यूट्रल रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसको नाम दे दिया न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स नाम दे दिया, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है और मास जो है वो प्रोटॉन के बराबर है। मास जो है बेटा उसका प्रोटॉन के बराबर है। अब थॉमसन का मॉडल क्या था, एक्सप्लेन थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, ये सब बोलते हैं। ठीक है, क्या था, उन्होंने ये बोला कि यार जो एटम है, जो भी एटम है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वाटरमेलन बनाऊँ, अगर मैं यहाँ पे वाटरमेलन बनाऊँ तो देखो आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आएगा। ये वाटरमेलन का बाहर वाला हिस्सा है, सही है, ये वाला जो वाटरमेलन का बाहर वाला हिस्सा है। तो उन्होंने बोला कि एटम जो है बेटा
ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाटरमेलन बना दिया, ठीक है। अब वाटरमेलन के अंदर जो आपका रेड वाला पार्ट होता है ना बेटा, वाटरमेलन के अंदर जो आपका रेड वाला पार्ट होता है, ये वाला देखो, उन्होंने बोला कि ये क्या है, एटम में ना ऐसा पॉजिटिवली चार्ज है। एटम में क्या है बेटा, एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है। और उसमें क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ना एम्बेडेड है ऐसे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ऐसे एम्बेडेड हैं, ये देखो, समझ गए। तो इसलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है, इसलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसमें एम्बेडेड हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसमें एम्बेडेड है, मतलब टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर इक्वल। उन्होंने ये बोला कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं और नेगेटिव चार्ज हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, वो क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है, वो इक्वल है। अब इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि एटम न्यूट्रल है, इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि एटम क्या है, न्यूट्रल है, सही है। देखो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल है तो न्यूट्रल एटम है। लिमिटेशंस क्या थे इनके, इन्होंने रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो जो रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया उसको ये थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये इसका डीमेरिट था, ठीक है, ये इसका डीमेरिट था। अब रुदरफोर्ड का क्या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, तो ना यहाँ पे उन्होंने एक लेड का बॉक्स रखा था बेटा, यहाँ पे एक लेड बॉक्स था, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने ना एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा था, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा था जो कि अल्फा रे प्रोड्यूस कर रहा था। यहाँ पे उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, ठीक है, जो कि अल्फा रे प्रोड्यूस कर रहा था। अब यहाँ पे उन्होंने एक स्लिट लगाई, ऐसी करके एक क्या लगाई, स्लिट लगाई बेटा, ये ऐसे करके एक स्लिट लगा दी, ठीक है। स्लिट लगाने के बाद यहाँ पे पता है क्या हुआ, एक गोल्ड फॉइल भी लगाई बेटा, यहाँ पे उन्होंने एक पतली सी यहाँ पे गोल्ड फॉइल लगाई, ऐसे करके गोल्ड फॉइल लगाई, और गोल्ड फॉइल के चारों तरफ यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई, एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई ऐसे, ठीक है, जिससे हमें दिखेगा कि यार जब ये अल्फा पार्टिकल जाएगा तो ये कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। अब जैसे ही यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला, और वो टकराया गोल्ड पे, तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे कुछ जो रेस थी वो स्कैटर हो गई, देखो ऐसे स्कैटर हो गई, कुछ जो रेस थी बेटा वो डिफ्लेक्ट हो गई इधर उधर, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। और इन सारी रेस में से एक रे ऐसी थी जो बेटा वापस चली गई, ठीक है, ये उनका एक्सपेरिमेंट था। तो ऑब्जर्वेशन पता है क्या थे, मोस्ट पार्टिकल्स पासेज स्ट्रेट, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स थे जो स्ट्रेट पास हो गए, एकदम स्ट्रेट पास हो गए, कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर गए, कुछ पार्टिकल्स क्या हो गए, डिफ्लेक्ट कर गए इधर उधर, ठीक है, और कुछ पार्टिकल्स जो थे वेरी फ्यू, मतलब 12,000 में से अगर हम बात करें एक पार्टिकल की, 12,000 में से बात कर रही हूँ एक पार्टिकल की, तो वो वापस आ गया, तो वो क्या हुआ, वापस आ गया, ठीक है। इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला बेटा, इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट स्पेस इन एटम के अंदर बहुत सारा जो स्पेस है, ये आपका एटम है, इसके अंदर जो बहुत सारा स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है, ठीक है, वो क्या है, एम्प्टी है। अब यहाँ पे कुछ जो रेस थी वो डिफ्लेक्ट कर रही थी, ठीक है, डिफ्लेक्ट कर रही थी, और कुछ रेस क्या होती है, स्कैटर हो रही थी। तो हमने क्या देखा कि यार बीच में कुछ तो ऐसा पार्टिकल है, कुछ तो ऐसा चीज़ है जो कि डेंस है और छोटी है। मतलब क्या है, उन्होंने क्या देखा कि कुछ तो पॉजिटिवली चार्ज है जो कि बहुत छोटा है, स्मॉल है, और क्या है, डेंस है। उन्होंने बोल दिया उसको क्या, न्यूक्लियस। और यहाँ से डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की, यहाँ से किसकी डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। तो पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे क्या है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। न्यूक्लियस क्या है, एक तो स्मॉल है, डेंस है और पॉजिटिव चार्ज है उसमें। तो ये था रुदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आप ना इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लेना, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही साथ ये डायग्राम तो आपको बनाना ही है। अगर आपको एग्जाम में आया
कि यार रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दो, बताओ कैसा क्या काम करता है। तो आपको इसके ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको लिखनी है। क्लियर है? अच्छे से क्लियर हो गया आपको ये चीज़? ओके। उन्होंने ना एक और चीज़ बताई थी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है बेटा, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है इधर। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिवॉल्व कर रहा है कहाँ? न्यूक्लियस के आजू बाजू, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो उनकी लिमिटेशन पता है क्या थी? रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन पता है क्या थी? कि उन्होंने ना एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया था कि एटम स्टेबल है, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कैसे भाई? उन्होंने ये बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यार अगर कोई चीज़ रिवॉल्व कर रही है तो कैसे वो घूमती जाएगी बताओ? कभी तो उसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि यार पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जिसकी एनर्जी कांस्टेंट है, हमेशा ऊपर नीचे फ्रीक्वेंसीज ऊपर नीचे होती रहती हैं, सही है ना? तुम कभी खुश होते हो, कभी दुखी हो जाते हो, कभी रोने लग जाते हो, कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो। तो ये क्या है? एनर्जीज़ है। ये क्या है? एनर्जीज़ है। तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी, उन्होंने बोला कि अब वो घूम रहा है, तो यार वो घूमेगा तो कभी तो एनर्जी कम होगी, कभी तो उसकी एनर्जी कम होगी ना। तो यहाँ पे देखो, एक बार को इलेक्ट्रॉन घूमते क्या करेगा? न्यूक्लियस में मिल जाएगा, और ख़त्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा इसका, टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो रदरफोर्ड ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, और रदरफोर्ड ने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक्सप्लेन नहीं किया था कि यार इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल्स है, एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उन्होंने क्या किया था? एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ये देखो, राइट लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। अभी बताया कि यार अगर ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, तो यार कभी तो इलेक्ट्रॉन घूम के न्यूक्लियस में मिल जाएगा ना, ऐसे करके मिल जाएगा ना न्यूक्लियस में, ठीक है? तो उन्होंने इसकी स्टेबिलिटी क्या की थी? एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी, ये बता दिया मैंने आपको। और हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइंस को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस, आगे अपन पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है? एक्सप्लेन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अभी बोहर ने क्या बोला कि यार वो दूर से देख रहे थे कि रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा कि यार ये इनका लिमिटेशंस है, तो उन्होंने उसको ठीक करने की कोशिश करी। उन्होंने ये बोल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, फिक्स्ड है वो, ठीक है? ये क्या है? उसका फिक्स्ड पाथ है। ये क्या है बेटा? उसका फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है, जिसको हमने ऑर्बिटल बोल दिया। क्या बोल दिया? ऑर्बिट बोल दिया। क्या बोला? ऑर्बिट, ऑर्बिट, ऑर्बिट बोल दिया। उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ना ही वो एनर्जी दे रहा है और ना ही वो एनर्जी ले रहा है। ना ही मैं आपको ये पेन दे रही हूँ, ना ही मैं आपसे ये पेन ले रही हूँ, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन भी ना ही बेटा वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ना इमिट कर रहा है, ठीक है? एंड इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। ये तीन पोस्टुलेट्स सॉरी बोले किसने? बोहर ने। उनकी मेरिट्स पता क्या थी? कि उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था और एटम की स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन करी थी। एटम की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन किया था किसने? बोहर ने। डिफाइन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो भी हैं प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल एटम। यहाँ पे ना न्यूट्रल एटम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है? न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल एटम। इसको अपन Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन Z से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए? ठीक है। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे इसको अपन A से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को आप A से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है? तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स
आप यहाँ से निकाल भी सकते हो और इनको प्लस करके आप मास नंबर भी निकाल सकते हैं। तो यार ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। व्हाट आर आइसोटोप्स? देखो मैंने आपको पहले बताया था आइसोटोप्स का मतलब क्या हुआ, ऐसे एलिमेंट्स, ट्विन्स है भाई, वो क्या है, ट्विन्स है, ये कार्बन और ये कार्बन क्या है, भाई है, इनका जो बर्थडे है सेम डे पे आता है ना, देखो 6 तारीख को आ रहा है, एटॉमिक नंबर क्या है 6 है, लेकिन इनका वजन अलग अलग है, इसका क्या है बेटा 12 है, इसका क्या है 13 है ना, इसका क्या है 12 13, तो क्या हो गया, मास अलग हो गया, बर्थडे डेट सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर सेम है लेकिन मास अलग है, उनको बोलते हैं आइसोटोप्स। एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। जैसे कि ये देखो, ये ट्रिपलेट्स पैदा करे थे, हाइड्रोजन के क्या हो गए, ट्रिपलेट्स हो गए, तो बेटा इनका जो बर्थडे है ना, इनका जो बर्थडे है वो सेम डेट पे आता है, लेकिन जो इनका वजन है वो अलग अलग है, इसका 2, इसका 1, इसका 3, ठीक है, इन सब का वजन क्या है, अलग अलग है। और ये कहाँ यूज़ होता है बेटा अपन को, ये आइसोटोप्स अपन को मेडिसिन वगैरह में यूज़ होते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग में यूज़ होते हैं, ये बहुत हाई लेवल का है, ठीक है, ओके क्लियर है। तो यहाँ पे आपके 2 एग्जाम्पल्स हो गए, एक कार्बन वाला हो गया, एक हाइड्रोजन वाला हो गया, और आप क्लोरीन वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हो, क्लोरीन वाला एग्जाम्पल भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आइसोबार्स क्या होते हैं, सिंपल है, आइसोबार्स का मतलब यार 2 दोस्त है, अब यहाँ पे क्या है 2 दोस्त है, यहाँ पे कार्बन लिखा, यहाँ पे नाइट्रोजन लिखा, दोनों दोस्त का बर्थडे अलग अलग आता है, इसका 6 तारीख को, इसका 7 तारीख को, लेकिन इनका वजन सेम हो गया यार, इनका क्या है, इनका वजन सेम हो गया, ये देखो, तो यहाँ पे क्या हो गया, आइसोबार्स हो गए। जब मास नंबर सेम है, क्या है सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, डिफरेंट है, उसको बोलते हैं आइसोबार्स। क्या बोलेंगे बेटा, आइसोबार्स बोलेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अर्गन एंड कैल्शियम, ऑर्गन एंड कैल्शियम, अर्गन का ये देखो दोनों क्या है, दोस्त हैं, तो इसका बर्थडे आता है बेटा 18 तारीख को, इसका आता है 20 तारीख को, दोनों का वजन सेम है, यहाँ पे इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, समझे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आइसोबार्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आइसोबार्स हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं, एक एनर्जी होती है, ये क्या होती है, एनर्जी है विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ये देखो ये, ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, दे ट्रैवल, कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, ट्रैवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट, है ना, एंड हैव वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ होती है इसकी और फ्रीक्वेंसी होती है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो C इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा, लैम्डा क्या है बेटा, वेवलेंथ है, ये क्या है स्पीड ऑफ लाइट, ये क्या है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है, C क्या है स्पीड ऑफ लाइट, म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ये म्यू ये क्या है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है। स्टेट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक ने क्या थ्योरी दी बेटा, कि एनर्जी जो है एनर्जी इज इमिटेड एंड एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा, जो एनर्जी है वो इमिट हो रही है और एब्जॉर्ब हो रही है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, जिसको हमने क्वांटा बोला, जिसको हमने क्या बोल दिया, क्वांटा बोला, और E इज इक्वल्स टू एच म्यू, जहाँ पे H क्या है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट है, क्या है H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यह था कि यार एक मेटल की सरफेस है, एक मेटल की सरफेस है, जब यहाँ पे लाइट स्ट्राइक कर रही है, जब यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करी तो यहाँ पे तुरंत क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने वाले हैं, तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये आपको देखो यहाँ पे कंक्लूजन कहता है कि लाइट बिहेव एज पार्टिकल कॉल्ड फोटोन, तो फोटोन का मतलब क्या होता है, लाइट पार्टिकल, लाइट के जो पार्टिकल है बेटा उसको बोलते हैं फोटोन, लाइट के जो पार्टिकल है उसको क्या बोलते हैं, फोटोन, और एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन दी फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑन दी फ्रीक्वेंसी, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस क्या था, कि उन्होंने बोला कि मैटर का डुअल नेचर है, मैटर का क्या है बेटा, डुअल नेचर है, और ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम म्यू, यहाँ पे लैम्डा क्या है बेटा, वेवलेंथ है,
क्या है, वेवलेंथ है, m क्या है, मास, म्यू क्या है, वेलोसिटी, और h क्या है बेटा, ये h क्या है, h है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या बोला था कि जो भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है, एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्टली क्या, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पोजीशन डिटरमाइन करना एक टाइम पे क्या है, मुश्किल है। क्वांटम नंबर्स, तुम लोगों को पता है क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, क्या एनर्जी है, सारी चीजें बताते हैं। कौन कौन सा बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। समझ आया, कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, एजिमुथल में स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक स्मॉल m और स्पिन स्मॉल s से। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंशिएशन देखो, ऑर्बिट क्या है बेटा, एक फिक्स्ड पाथ है, और ऑर्बिटल क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, मैक्सिमम है। जो ऑर्बिट है बेटा वो क्या है, 2D है, और ऑर्बिटल क्या है, 3D है, ऑर्बिटल क्या है, 3D है, ठीक है। ऑर्बिट क्या है, सर्कुलर पाथ है, इसका क्या है, सर्कुलर पाथ है, और इसके क्या है, देखो एस का क्या था, स्फेरिकल था, पी का क्या था, हमने पढ़ा था डंबल था, डी का क्या था मैम, डबल डंबल था। तो ऑर्बिटल के क्या हो गए बेटा, डिफरेंट पाथ हो गए, है ना। ऑर्बिट किसने दिया था, इट वॉज प्रपोज बाय बॉहर मॉडल, इट वॉज प्रपोज बाय बॉहर मॉडल, और ये किसने प्रपोज किया था, क्वांटम मैकेनिज्म ने, मैकेनिक्स से ये आया था ऑर्बिटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन ऑफ बॉ प्रिंसिपल्स, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल। ऑफ बॉ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं ना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल्स। जो भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी लोअर से लेके ऊपर तक, ठीक है, इसका रूल क्या है, n+l रूल है। एनर्जी निकालने का क्या रूल है, n+l, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल्स, ठीक है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या बोला कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम फोर्स। अभी देखा था अपन, है ना, कैसा कि यार एक ऑर्बिटल में दोनों की स्पिन जो है ना वो सेम नहीं हो सकती, सेम नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, ऑपोजिट ही रहेगी, ऐसा ऑपोजिट रहेगी, ठीक है। हुन्स रूल ने क्या बोला, हुन्स रूल ने क्या बोला कि यार इलेक्ट्रॉन को बारी बारी से ही भरेंगे, ऐसा नहीं है कि सब साथ में भर दिए तुम लोगों ने, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है भरने का। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को तुम्हें भरना है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तुम कैसे भरोगे, एक एक पेयर कर दो बेटा पहले, उसके बाद ही एक एक भर दो सारे ऑर्बिटल में, उसके बाद ही बेटा तुम दूसरा भर पाओगे। एक एक भर दो, एक एक एक, एक ऐसे करके भर दो, उसके बाद ही दूसरा इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करके भरना है, ठीक है, पेयर अप करके आप फिल करेंगे। क्लियर हो गया। तो ऑफ बॉ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल्स। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलते हैं कि जो आपका ये 4 क्वांटम नंबर है ना वो सेम नहीं हो सकते 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। और हुन्स रूल ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले सिंगल ही भरेंगे, उसके बाद डबल डबल भरेंगे। नेक्स्ट है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एंड ऑक्सीजन। सोडियम का बेटा एटॉमिक नंबर कितना है मैम 11, ठीक है। सबसे पहले देखो अकॉर्डिंग टू ऑफ बॉ प्रिंसिपल भर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही है ना तो कैसे लिखोगे 1s2 2s2 2p कितना आएगा 1 2 3 4, यहाँ पे 6 आ जाएगा, कितने हो गए 10। आगे बढ़ो 3s1, ठीक है, ये हमने क्लास में बहुत अच्छे से सीखा है। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का कैसे हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 8, यहाँ देखो कैसे भरोगे 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 4, सही है 2p 4। आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ठीक है, s में बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं, p में कितने आ सकते हैं 6, d में कितने आ सकते हैं 14 14 और नहीं सॉरी एक सेकेंड, d में आ सकते हैं 10 और f में आ सकते हैं 14। ये याद रखना, ठीक है, ये आप याद रख लेना कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आप s में कितने भर सकते हो बेटा, s में आप s ऑर्बिटल में 2 भर सकते हो, p में 6 भर सकते हैं, d में 10 भर सकते हैं और f में आप 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे
यहाँ देखो S में ऐसा 2, P की बात करूँ अगर मैं तो ये 3 में डिवाइडेड ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बहुत गंदा बनाया मैम ने, फिर से बनाती है मैम, 1 मिनट आपके लिए। यहाँ देखो, यहाँ पे P ऐसा, ठीक, यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे। उसके बाद 10 की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं इसकी बात करूँ F की तो यहाँ पे 7 होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 7 होते हैं। यहाँ देखो ऐसा, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गई, ये 6 हो गए ना, हाँ 7 बनाते हैं 7। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया आपको ये चीज़ें कि हमने कैसे किया, यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया सभी लोगों को। ठीक, तो ये ना बहुत सारे क्वेश्चंस आज अपन ने करे किससे रिलेटेड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे और आपने कॉपी में नोट भी किए होंगे, क्योंकि यार एग्ज़ाम जब आप दोगे, एग्ज़ाम के लिए जब पढ़ोगे तो आप पूरी बुक लेके नहीं बैठोगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो पहले से ही बना दिया कि आप कहीं भी सर्च करने ना जाओ इधर उधर, आपको सीधे यहीं पे आना है वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में, और आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊँ कि MHT CET की अगर आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि बेटा उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तो चाहिए पड़ते हैं हमको, तो यार क्वेश्चंस के लिए आप कहाँ जाओगे, इसीलिए बहुत ही शानदार तत्व बुक आ चुकी है, MHT CET तत्व फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। इस बुक की प्राइस बेटा जस्ट 1800 है, जस्ट 1800 फॉर दीज 4 बुक्स। चारों बुक आपको 1800 के प्राइस में मिल जाएंगी। अभी ऑफर चल रहा है, 30% ऑफ है। तो अगर आपको ये बुक परचेस करना है तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे बुक परचेस का लिंक है, उस पर क्लिक करना और ये बुक्स आप परचेस कर सकते हो। बस कुछ ही टाइम में, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे तो नहीं होता कि यार आपने अभी, जैसे कोई तुम अमेज़ॉन का ऑर्डर डालते हो तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि यार अभी तुमने ऑर्डर डाला और अभी 5 मिनट के अंदर आ गया। थोड़ा टाइम लगेगा डिलीवरी करने में, क्योंकि बहुत सारे जगह पे डिलीवरीज हो रही हैं, बहुत सारे बच्चों को बुक्स चाहिए। तो अगर बुक्स नहीं आई हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं ना वो मुझे कमेंट करते हैं कि मैम अभी तक बुक नहीं मिली, तो बेटा थोड़ा सा टाइम दो, आ जाएंगी, है ना। ऐसे तो है नहीं कि हम लोग बुक रख लेंगे, तुम्हारी पैसे ले लिए बुक रख ली, ऐसे तो नहीं करेंगे ना, ऐसे तो नहीं करते हैं, कोई नहीं करेगा। तो थोड़ा सा वेट करा करो, बुक्स आपको आपके एड्रेस पे पहुंच जाएंगी। साथ ही नीव बैच और शौर्या बैच, नीव प्लस शौर्या आपको इतने कम प्राइस में मिल रहा है, मतलब एक बैच के साथ एक बैच फ्री मिल रहा है आपको। यहाँ देखो, प्राइम जो 1 ईयर की प्राइस है इसकी 3499 है, 2 ईयर की 6499। अगर आपको इन्फिनिटी बैच लेना है जिसमें आपको बैच और बुक्स मिलेंगी तो आपका ये हो गया। उसके बाद इन्फिनिटी प्लस में क्या है, फॉर 1 ईयर, यहाँ देखो ये प्राइस है, और 2 ईयर्स के लिए ये मौर्या बैच की बात करते हैं, जो कि डेडिकेटेड है MHT CET के लिए, MHT CET के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, इसमें ना आपको बुक्स नहीं मिलेंगी, इसमें तो CET की बुक्स नहीं है ना, इसमें बुक्स नहीं मिलेंगी आपको। यहाँ पे आपको बुक्स मिलने वाली है किसमें, मौर्या बैच में। तो यहाँ देखो 1 ईयर के लिए आपका इतना प्राइस है, 1 ईयर के लिए जब आप इन्फिनिटी बैच लेते हो तो यहाँ देखो बैचेस और बुक्स आपको दोनों मिल जाएंगी, बुक्स और बैचेस। और अगर थोड़ा एडवांस वाला लेते हो तो बेटा पर्सनल मेंटर्स भी आपको मिलने वाले हैं, किसमें, CET में पर्सनल मेंटर्स भी आपको मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है। एक IVSAT का टेस्ट है जिसमें आप जाके 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। अब मैम ये टेस्ट कहाँ देंगे हम, तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके ना आप वो टेस्ट दो और आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिलने का मौका मिल सकता है। साथ ही अगर मैं आपको बताऊं वेदांतु के शानदार रिजल्ट, जो कि मैं हमेशा बहुत प्राउडली बताती हूँ कि MHT CET में देखो 8 स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 99.99 परसेंटाइल। साथ ही बात करते हैं JEE मेंस 2026 के रिजल्ट्स की, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है। फिजिक्स में एकदम 100 आउट ऑफ 100 और सभी के परसेंटाइल 99.99, सभी के बहुत शानदार परसेंटाइल। फिर JEE एडवांस 2025 का रिजल्ट, everyone in 3 स्टूडेंट्स इज़ फ्रॉम वेदांतु। बहुत सारे बच्चे वेदांतु से हैं। और बेटा JEE के साथ साथ नीट के रिजल्ट्स भी बहुत सही हैं वेदांतु से। और ये है सारे ऑफलाइन सेंटर्स जो कि आप विजिट कर सकते हैं
अगर आपको ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है और आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए कि यार हमको तो ऑफलाइन पढ़ना है, तो आप वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में अगर मैं पुणे में बात करूँ तो PCMC, स्वारगेट, औंध और सिंहगढ़ ये आपके पुणे के वेदांतों के ऑफलाइन सेंटर्स हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो अमरावती, बुलढाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव, यहाँ जाके आप सारे ऑफलाइन सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं और वहाँ जाके भी बेटा आप 90% तक की स्कॉलरशिप को भी अवेल कर सकते हैं। तो यार है ना ये एकदम बहुत ज़्यादा मज़ेदार वाली बात। मुझे जल्दी से बताएंगे फटाफट से कि यार सेशन कैसा था, वीडियो कैसा था, क्वेश्चंस तुम लोगों को पसंद आए कि नहीं आए, और सेशन को ज़रूर लाइक करेंगे। ठीक है, सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और मुझे कमेंट करके भी बताएंगे कि मैम आज का सेशन था, आज का जो वीडियो था वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल था, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे और हमें बहुत मज़ा आ गया। ठीक है, मिलेंगे ऐसे ही हम कोई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।